नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हलचल के बीच एनसीपी में भूचाल आ गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपनी किताब के विमोचन के कार्यक्रम में पवार के अचानक हुए ऐलान ने सबको चौंका दिया। उनके इस फैसले से अनभिज्ञ उनके समर्थक शरद पवार से विनती करते नजर आए कि वो अपना फैसला वापस ले। जयंत पाटिल भावुक होकर बोले कि आपके बिना हम कुछ नहीं। लेकिन 82 साल के पवार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश की सियासत बहुत अहम दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव भी अब काफी नजदीक है। राष्ट्रीय राजनीति के अलावा महाराष्ट्र की सियासी उठापटक की अगर बात करें तो उस पर भी पवार के फैसले का असर पड़ेगा। उधर अजित पवार की बगावत की अटकलों के बीच एनसीपी में अब ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है कि आखिर किसको मिलेगी एनसीपी की कमान जो है। तो सवाल इंडिया का में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या शरद पवार के पद छोड़ने से एनसीपी जो है वो बिखर जाएगी। दूसरा सवाल, क्या रणनीति के तहत दिया है शरद पवार ने अपना इस्तीफा। तीसरा सवाल, अब किसको मिलेगी एनसीपी की कमान। और एक सबसे बड़ा सवाल कि शरद पवार के बिना महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उस पर असर पड़ेगा। क्या पवार के इस्तीफे से विपक्षी एकता की कोशिश कमजोर पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार जब अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे तो एनसीपी की कमान किसे दी जाएगी। इस पद के दो सबसे बड़े दावेदार हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सूले और उनके भतीजे हैं अजित पवार। तो ये दो अलग अलग चेहरे हैं एनसीपी के जिनको कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अगर अजित पवार को कमान सौंपी जाएगी तो क्या सुप्रिया सूले उसे संभाल पाएंगी, और अगर सुप्रिया सूले को कमान सौंपी जाती है तो क्या अजित पवार उस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि शरद पवार ने आखिर आज ऐलान करते वक्त कहा क्या। आणखी सरकारच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल तो यहाँ पर यही वो ऐलान था जब शरद पवार ने अचानक बात करते करते ये बात कह दी कि अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। और उसके बाद एक बेचैनी जो है वो उस जो समारोह चल रहा था उसमें छा गई। और उसके बाद धीरे धीरे करके उनके समर्थक, उनके जो नेता हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मंच पर आने लगे, उनसे विनती करने लगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं पाटिल साहब की, जो कि भावुक हुए और उनसे गुजारिश करने लगे कि आप ऐसा ना करें। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या कुछ कहना है और कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। शरद पवार जी ने जो आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है। लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के, जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता हैं सीमा मलिक, आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और अतुल पाटिल हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सीमा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हमने देखा आज किस तरह से सभी के लिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी
पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, सबके लिए ये जो ऐलान था शरद पवार का, ये चौंकाने वाला था। क्या कुछ इस वक्त एनसीपी में चल रहा है जब से शरद पवार ने ये ऐलान किया है? क्या पहली प्रतिक्रिया थी आप लोगों की? ठीक है मैम, हमारे लिए बहुत सेंटिमेंटल घड़ी है ये, और मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी आपके सामने। बहुत हम लोग हर्ट हैं और हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी पार्टी अपने पिता के बिना। तो देखिए, हमारे लिए बहुत ही एक ये भावुक क्षण है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं आपके चैनल पे सिर्फ हाथ जोड़ के अब पवार साहब से प्रार्थना कर सकती हूँ कि हमें कृपया इस तरह से ना छोड़ें। हम उनके बिना ये पार्टी इमेजिन नहीं कर सकते, और मतलब हमको सोच भी नहीं पा रहे हैं इस समय, जो हमारा वो इस समय जो हमारी मानसिक हालत है। तो मैं आपको ज्यादा क्या बोलूं, बस मैं यही बोल सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल एक झटके की हमारे तरह है आप सबके लोगों लिए के बहुत लिए। भावुक क्षण है ये, और मैं आना भी नहीं चाह रही थी, पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आप चैनल से करा गया तो मैंने यहाँ पर आई हूँ। और मैं लेकिन सीमा जी, आप लोगों को के हर पार्टी वर्कर के मन में ये चीज है कि हम उनके बिना इस पार्टी को इमेजिन नहीं कर सकते, और हम सबकी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सर से कि वो इस अपने फैसले को वापस लें और हमारे साथ इस तरह उनका आशीर्वाद बना रहे। यही हम कह सकते हैं। और लेकिन सीमा जी, शरद पवार साहब ये बोल तो चुके ही हैं कि वो राजनीति से पीछे नहीं हट रहे, सिर्फ वो पद छोड़ रहे हैं और आप सबके साथ वो बने रहेंगे। ये बात उन्होंने हम नहीं इमेजिन कर कही सकते। है। हमारे सबके मन की बात यही है कि वो उनको अपने फैसले को वापस लेना चाहिए इस समय। जी, लेकिन आपको ये भी, आप अगर उस कार्यक्रम को अगर आपने सुना होगा, तो जब दूसरी बार पवार साहब बोले थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो फैसला आप अपना वापस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नए लोगों को कमान को सौंपने जा रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत अर्ली है कहना। हम लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर आदमी ये चाह रहा है। तो देखिए अभी जी जी जी, यहाँ पर आनंद दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप महाविकास अघाड़ी में एनसीपी भी आपके साथ शामिल है, तो शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके लिए ये कितना बड़ा झटका है? किस तरह से देख रहे हैं पवार साहब के इस फैसले को आप? रीति जी नमस्कार। देखिए, शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते नाते एक बड़े नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथियों महाविकास अघाड़ी के भी बहुत बड़े नेता हैं, देश के भी बड़े नेता हैं। जिस समय आज पूरे विपक्ष को उनकी बहुत आवश्यकता है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे समय आदरणीय शरद पवार साहब से ऐसे इस्तीफे की उम्मीद हम न कर रहे थे, न आप कर रहे थे, न कोई कर रहा था। तो हम यही समझते हैं कि पवार साहब एक बार पुनः इस पर विचार करें कि अपने फैसले पर यदि वो पुनर्विचार कर सकते हैं, वापस अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि शरद पवार साहब जैसा दूसरा होना तो बहुत ही मुश्किल है। पवार साहब अध्यक्ष न रहते हुए भी बहुत मदद कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जो अध्यक्ष रहते कर सकते हैं वो बिना अध्यक्ष रहते नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं समय समय पर अपने विचार रखूंगा, लेकिन जब फ्रंट पे वो खेलते हैं ना तो हमें बहुत ताकत मिलती है। अब पता नहीं कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये तो एक बात का विषय होगा, लेकिन अभी भी हमें यही उम्मीद है कि आदरणीय शरद पवार साहब ही अध्यक्ष यदि बने रहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और महाविकास आघाड़ी के हम एक घटक दल है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई दल हो, सबकी यही इच्छा होगी कि आदरणीय पवार साहब अभी कुछ दिन, कुछ साल और हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे नेता रहे। तो ऐसी उम्मीद तो अदिति जी हम कर ही रहे। बिल्कुल। अतुल पाटिल साहब, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में भी पवार साहब कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं ये हम सब जानते हैं। विपक्ष को एकजुट करने की वो कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें वो एक बहुत बड़ा चेहरा है शरद पवार, जो सबको स्वीकार्य हैं। ऐसे में वो जो विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश चल रही है, उसको कितना बड़ा झटका लग सकता है अगर पवार साहब इस तरह से पीछे हट रहे हैं? हालांकि वो राजनीति से संन्यास नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है। देखिए अदिति जी, देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आज देश का संविधान, आज देश की आइडिया ऑफ इंडिया जिसे धोखा पहुंच रहा है, संकट में है। ऐसे वक्त जो इंसान 60 साल की अपनी राजनीति 1960 से शुरू होती है और 2023-24 अप्रैल तक 2 मई तक है, तो ये एक सूझबूझ की, समझ की और नए लोगों को दिशा दिखाने का, अनुभव रखने का मात्रा रखने वाली एक लीडरशिप है। उन्होंने कांग्रेस में रहते बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम भूमिका उन्होंने जो है दिखाई है, और एक कृषि मंत्री के तौर पर
सबसे सफलतम कार्यकाल जो है, वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां जो है वो कृषि विभाग को और देश को उन्होंने दिखाई है। और आज इस समय उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पूरे देश को है। पूरे देश में एक अराजक सा माहौल है। एक दल जो है वो देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर तोड़ना चाहता है, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, इतिहास के साथ खिलवाड़ कर तोड़ना चाहता है। ऐसे वक्त जिस ताकत से अपने विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा को लेकर जो देश की जरूरत है, चलने वाले नेताओं में से शीर्षस्थ स्थान पर आदरणीय शरद पवार साहब है और आज उनकी जरूरत सबको है। जी। अब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उनका एनसीपी का वो अंदरूनी मामला है, उसमें बोलना हमारा ठीक नहीं है, लेकिन उनके जैसे नेतृत्व की आज कभी नहीं थी। उनके पूरे 60 साल के जीवन में देश को जितनी जरूरत तब नहीं थी उतनी आज है, और मेरे ख्याल से ये समझ उनमें है। सीमा जी, आप ये बात सुन रही होंगी कि देते रहेंगे। बिल्कुल सीमा जी, आप भी ये बात सुन रही होंगी जो बात यहाँ पर पाटिल साहब कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत शरद पवार जी की इस वक्त है उतनी ज़रूरत पहले कभी नहीं रही। रोहित चंदावरकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आपकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी कि किस तरह से शरद पवार के इस फैसले से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात अदिति ये है कि ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से एकदम से सीनियर पवार मतलब शरद पवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी के, इस तरह से एकदम से कुछ अनाउंसमेंट आज कर देंगे। दूसरी बात ये है कि एनसीपी में अंदरूनी कुछ खींचातान काफी समय से चल रही है, जिसके बारे में हम अलग अलग चैनल्स पे, आपके भी चैनल्स पे बोल चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है और दो गुट बन रहे हैं। शायद एक गुट बोल रहा है कि हमें बीजेपी के साथ जाने में निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, वो ऑप्शन भी ओपन रखना चाहिए। दूसरा एक गुट बोल रहा है कि नहीं, हम महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। तो ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तीसरा फैक्टर ये है कि एनसीपी के काफी ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अलग अलग ईडी या आईटी या सीबीआई के अलग अलग मामले चल रहे हैं। अनिल देशमुख हो, छगन भुजबल के साथ भी कुछ केसेस चल रहे थे, हसन मुशर्रफ भी ईडी के स्कैनर के नीचे है, सुनील तटकरे भी फेस कर रहे हैं कुछ। तो बात ऐसे चल रही थी कि शायद एक गुट ये बोल रहा है कि हम लोगों को बीजेपी के साथ जाके, जैसे एक नाथ शिंदे के गुट के काफी लोगों का एक महाराष्ट्र के सामने एक एग्जाम्पल है, उसी तरह से हम कर सकते हैं और हम निकल सकते हैं। तो ये दुविधा जो एनसीपी में काफी समय से चल रही थी, उस पे आज एकदम से ये ट्विस्ट आ गया, जिसमें इस तरह देखा जा रहा है कि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि शरद पवार जी का ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पर पकड़ और ज्यादा सख्त कर ली, मतलब टाइट कर ली, क्योंकि एक तरह से उन्होंने ये एक प्लॉय डाला है कि मैं निकल ही जाता हूं तो सब अभी पूरे कार्यकर्ता या पूरे जो 80-90% नेता है वो बोल रहे हैं नहीं नहीं आप मत जाइए, तो उनका एक स्थान वहां पे पक्का इस वजह से हो सकता है। ये एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ एक ये भी व्यू आ रहा है कि शरद पवार जी अब बोल रहे हैं कि मुझे ये सब बस हो गया, और अगर अजित पवार उन्हें चाहते हैं, वो चाहते हैं उस तरीके से पार्टी को आगे लेना चाहते हैं, तो ले जाना चाहते हैं, तो मेरा उसमें कोई मतभेद नहीं है और मैं थोड़ा सा बैक सीट ले लेता हूं। ये दो तरफ ये ओपिनियंस जा रहे हैं कि दो तरफ ये इंफॉर्मेशन आ रही है, शायद ये हो सकता है या वो हो सकता है। शाम को 5 बजे सिल्वर ओक पे एक मीटिंग शुरू होगी, शरद पवार का ऑफिशियल रेसिडेंस है मुंबई में, साउथ मुंबई में। उसमें अभी लेटेस्ट ये हो रहा है कि एक टॉप कमेटी एनसीपी की बन चुकी है, जो सब वहां बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। शायद उद्धव ठाकरे भी वहां पे पहुंचेंगे, कुछ बातें होंगी और उसमें देर शाम तक शायद कुछ इसमें डिसीजन आएगा। लेकिन अभी तो मामला बहुत ही पेचीदा है और किसी को पता नहीं कि किस तरफ जा रहा है। अदिति जी, आनंद जी, यहाँ पर जो बात अभी रोहित साहब कह रहे हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आसान नहीं होने वाली आप लोगों की लड़ाई। पहले ही आपकी जो शिवसेना है वो 2 फाड़ हो चुकी है, अब अलग अलग हो चुके हैं। एक नाथ शिंदे जो है वो काफ़ी नुकसान आप लोगों को पहुंचा चुके हैं। ऐसे में शरद पवार का उस गठबंधन में ना होना या उस भूमिका में ना होना कितना ज़्यादा मायने रख रहा है आप लोगों के लिए? आदित्य जी, बहुत मायने रखता है। मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय शरद पवार साहब की इस समय दोनों दलों को, मतलब कांग्रेस को भी और शिवसेना को भी,
बहुत आवश्यकता है। उनकी राय, उनके विचार, उनकी सलाह, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जबकि 2024 का चुनाव बहुत ही करीब है, एक बड़े बैट्समैन के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। यदि जी। वो अपने पद पर लेकिन नहीं अब रहते आनंद दुबे हैं, जी, अगला तो सवाल यही होगा कि कमान किसको सौंपी जाएगी। अगर अजित पवार को सौंपी जाती है तो क्या वो आप लोगों को स्वीकार्य है, या सुप्रिया सूले को सौंपी जाती है तो क्या वो आप लोगों को स्वीकार्य है? देखिए, हमारा गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। जो भी उनके अध्यक्ष बनेंगे हमें स्वीकार होंगे, लेकिन शरद पवार साहब का स्थान कोई दूसरा ले लेगा, ये भी तो आप देखिए। शरद पवार साहब का कद, शरद पवार साहब के समान उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी तुलना किसी से आप नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एक अच्छे नेता होंगे, बड़े नेता होंगे, हमारा समन्वय अच्छा होगा, ये तो सब भविष्य की बात है। लेकिन शरद पवार साहब की जो कमी है उसे शायद ही कोई पूरा कर पाए। और शरद पवार साहब इस समय हमें चाहिए, मतलब जो वक्त की नजाकत है कि शरद पवार साहब यदि महाविकास आघाड़ी के एक बड़े सलाहकार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हमें मदद कर पाएंगे, वो बाहर रह के शायद थोड़ा कम हो पाएगा। इसीलिए हम यही अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे महाविकास आघाड़ी के नेतागण यदि उनसे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें मना भी लें। लेकिन अब चूंकि अब ये सब उनके ऊपर है, उनकी पार्टी का वो मानेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद पवार साहब दूसरी बार उसी कार्यक्रम में दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं फैसला वापस लूंगा, तो फिर मुझ में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा, ये भी बात वहां पर थी। तो यहाँ पर सीमा जी, बड़ा सवाल यही रहेगा कि किसको मिलने जा रही है एनसीपी की कमान। मैं आपको कह चुकी हूँ, बहुत भावुक क्षण है हमारे लिए ये। और हम पूरा विश्वास है हमें कि हमारे नेताओं की आज मीटिंग हो रही है और कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसका आएगा। और हमें आपको क्या बोलूं मैं, आज हर कार्यकर्ता के मन में ये चीज है, जो कुछ लोग बहुत क्लोज होंगे उनके, कुछ लोग बहुत क्लोज नहीं होंगे, पर हर आदमी मतलब वी कांट इमेजिन समथिंग लाइक दिस। जी, वी कांट इमेजिन अ पार्टी विदाउट पवार साहब। बिल्कुल। अतुल जी, आपके पास में यहाँ पर आना अभी चाहूंगी। भी बहुत उम्मीद है हमको, और हमें अभी हम इस बारे में कुछ भी हम आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। जी, तो अभी भी एनसीपी के जो यहाँ के पार्टी के लोगों का मैं आपको सेंटीमेंट बता रही हूँ कि कोई इस समय कुछ भी नहीं सोच पा रहा है। जी सीमा जी, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की भावनाएं क्या है इस वक्त, क्योंकि अभी भी आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शरद पवार जी अपना फैसला जो है वो वापस ले लें। लेकिन अतुल पाटिल साहब, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया जो वहाँ पर अजित पवार की आई वो सबसे अलग देखने को मिली, क्योंकि बाकी सब लोगों ने शरद पवार को मनाने की बात कही, लेकिन अजित पवार की जो प्रतिक्रिया थी वो अलग थी। सबसे पहले वो मैं एक बार यहाँ पर अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। तो यहाँ पर सुना आपने कि अजित पवार क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पवार साहब की उम्र का लिहाज रखते हुए हम सबसे बात करके एक नए नेतृत्व के पास ये जिम्मेदारी देने को हम चाहते हैं। नया नेतृत्व पवार साहब के मार्गदर्शन पर काम करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर वो स्वीकार कर रहे हैं उनके फैसले को। पाटिल साहब, आपकी प्रतिक्रिया, अजित पवार का जो स्टैंड लगा यहाँ पर वो अलग था। ऐसा है कि उनके पार्टी में जो हो रहा है उसके बारे में हम बातचीत करें, ये दखलंदाजी होगी, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं रोहित जी ने जो बात की, थोड़ा सा उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना का सिंबल तो ले लिया, शिवसेना का नाम भी ले लिया, लेकिन शिवसेना का वोटर नहीं ले पाए। आपने देखा होगा वज्रमुठ की हमारी जो सभाएं हो रही है, उस सभाओं में जिस तरह से सपोर्ट मिला, और अभी हमारी एपीएमसी की मंडियों की जो चुनाव हुए उसमें पूरा नकार दिया है बीजेपी और शिंदे ग्रुप जो है, उन दोनों को यहाँ के मतदारों ने नकार दिया है। तो ये बात तो महाराष्ट्र की राजनीति में तय हो गई है कि यहाँ का वोटर नहीं हिलेगा। नेता भले ही चले जाएंगे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में, लेकिन वोटर नहीं जा रहा है। वोटर जो है वो अपने विचारधारा के साथ, वो अपने पार्टी के साथ जो है वो खड़ा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है एनसीपी में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अजित दादा ने सामने आकर इसकी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा। और अगर अजित दादा कुछ कह भी रहे हैं तो वो उनके भतीजे भी है, एक नेता के अलावा एक भतीजे भी है, वहां सुप्रिया ताई भी थी। तो हो सकता है एक पारिवारिक निर्णय भी इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब जो है
वो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक नेता के रूप में और एक अहम घटक जो है वो केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित जी, आपका क्या कहना है? ये जो अजित पवार की प्रतिक्रिया थी कि हम नए नेतृत्व की तरफ जाएंगे या पवार साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बाकी सब वहां पर मना रहे थे, फैसला वापस लेने को कह रहे थे, लेकिन अजित पवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और पिछले दिनों जो बगावत की अटकलें चल रही थी वो अजित पवार को ही लेकर चल रही थी। अदिति, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बैकग्राउंड बता दूं, आपके दर्शकों को भी उसका फायदा होगा ये सुन के कि थोड़ा पिछले 2-3 साल में क्या क्या हुआ है, इसको जरा देखिए। जब से महाविकास आघाड़ी बनी, खैर महाविकास आघाड़ी बनने से पहले भी क्या हुआ था, ये हुआ था कि एक दिन सुबह हम लोगों ने, पूरे देश ने, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को साथ में शपथ लेते हुए देखा राजभवन में। तो इस वजह से अभी जब अटकलें शुरू हो गई कि क्या अजित पवार बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी हवा उस अटकलों को मिल गई या थोड़ा सा वो बढ़ गया, क्योंकि पहले ये हो चुका है। और पिछले 2-3 साल से, जब से महाविकास आघाड़ी बनी, इस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, तब से हम 2-3 साल से महाराष्ट्र के सब पत्रकार जो पॉलिटिक्स काफी समय से कवर कर चुके हैं और इन लोगों के टच में है, वो सब बोल रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि अजित पवार बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं, अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की जो पार्टी है, वो अगर शिवसेना के साथ जाके सरकार बना सकती है, क्योंकि शिवसेना भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी ही थी पहले, अभी भी बोलती है कि हिंदुत्ववादी है, तो फिर हम हालात बदलने के बाद बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? अगर हमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में 106 सीट लेके बीजेपी ने 19 में दावा किया कि वो सरकार बनाना चाहती है, और बाद में भी 6-7 विधायक उनके साथ आ गए, तो अभी वो 112-114 का उनका खुद का नंबर है, और शिंदे गुट तो अलग ही है जो उनके साथ में आया हुआ है। तो ये अगर महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी है, तो हालात बदलने के बाद हम हिंदुत्व का मुद्दा लेके क्यों अड़े हुए हैं? हम उस पार्टी के, शिवसेना के साथ जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? ये बात अजित पवार बार बार पिछले 2 साल से इंटरनली बोल रहे हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। और शरद पवार जी और बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, बाकी इश्यूज है, स्ट्रैटेजीज इश्यूज है। तो इस वजह से अभी ये सब फिर से अटकलें चल रही हैं कि ये जो एनसीपी में हो रहा है, क्या एनसीपी में 2 गुट बन चुके हैं? बिल्कुल, और यही बात महत्वपूर्ण होगी रोहित जी, जो बात आप कह रहे हैं कि क्या ये जो 2 गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही बटे हुए रहेंगे, या ये शरद पवार का ये जो कदम है, अगर ये रणनीति के तहत लिया है, तो वो और चीजों को बांधेगा या पार्टी को बांधेगा और गठबंधन को और बांधेगा? ये देखना बहुत अहम होगा। अब आज एक बैठक भी होने जा रही है, जिस तरह से रोहित जी बता रहे हैं यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण होगा कि शरद पवार के घर से जो बैठक हो रही है समिति को लेकर, उसमें से क्या कुछ निकलता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं हम सभी मेहमानों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से ही आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एनसीपी की जो टॉप लीडरशिप है, उसने कहा है कि शरद पवार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। इसी बात का जिक्र दरअसल किया जा रहा था कि शरद पवार क्या किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। तो अब ये खबर आ रही है फिलहाल सूत्रों के हवाले से कि जो एनसीपी की टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लेवल के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, उसने ये कहा है कि शरद पवार कार्यकारी अध्यक्ष किसी को नियुक्त कर दें और खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। पार्टी के तमाम बड़े नेता शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और वहीं पर बैठक की बात भी आ रही है, क्योंकि खुद शरद पवार ने एक कमेटी की बात कही थी कि वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी एनसीपी में और वो तय करेगी कि आगे किससे जिम्मेदारी देनी है। यहाँ पर अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल, इस तरह के जो नेता हैं वो सब शरद पवार के घर पर पहुंचे हुए हैं। उन सब की बैठक चल रही है और हम जानते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो कार्यक्रम था शरद पवार की किताब के विमोचन का, और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इस वक्त हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जो मुंबई में मौजूद हैं सोहित मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए। सोहित, क्या कुछ खबर आ रही है अब कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि अभी एक नया फॉर्मूला निकाला जाना चाहिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला जो इससे पहले हमने शिवसेना में देखा था। वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे
शिवसेना प्रमुख थे और उद्धव ठाकरे को शिवसेना पक्ष प्रमुख बनाया गया था। उसी तरह से अब एनसीपी के जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अगर शरद पवार चाहें तो वो अध्यक्ष रहें और एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा जो कि एनसीपी के डे टू डे जो काम है वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब ये प्रदर्शन शरद पवार के फैसले के खिलाफ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सुप्रिया सुले को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है आज, ये जो किताब का जो कार्यक्रम था आत्मकथा का, वो खत्म हो जाना चाहिए था लगभग 1 बजे के करीब। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने इसका ऐलान किया उसके बाद बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक हलचल है वो देखने मिली। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से 1 से 1.5 घंटे तक तो केवल उनके विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, नेता वही शरद पवार को समझाते रहे या उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे कि आप अपने फैसले को वापस लीजिए। उसके बाद शरद पवार यहाँ से चले गए। अजीत पवार ने इन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, सुप्रिया सुले ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में एक जो कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है वैसे एक फॉर्मूला लाने की कोशिश जरूर की जा रही है और इसी को लेकर चर्चा सिल्वर ओक जो शरद पवार जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसे लेकर चर्चा भी की जाएगी। अब क्या उस पर भी बातचीत बनती है या आगे और क्या कुछ होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। बहरहाल जिस तरह से शरद पवार की ओर से ऐलान किया गया उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें जो महाविकास आघाड़ी के दूसरे राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके साथ में हैं वो क्या कुछ करते हैं, उनकी ओर से क्या कुछ बातचीत की जाती है, क्या उनके भी नेता आते हैं शरद पवार से बातचीत करने, ये देखना अहम होगा। बहरहाल यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जारी है और जो कमेटी है उनकी ओर से ये तय किया गया कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे और एक कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर एक किसी को अपॉइंट किया जा सकता है जो शरद पवार के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन के साथ काम करे। लेकिन अब ये एक प्रपोजल है जिसे लेकर सिल्वर ओक जाया जाएगा, वहाँ पर वो इसे शरद पवार के सामने प्रेजेंट करेंगे। कई सारे नेताओं की बैठक इसी वाई चौहान में की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब ये नेता इस बात को लेकर शरद पवार को मनवा पाते हैं या नहीं ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सोहित बता रहे हैं कि अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे जो नेता हैं वो सब शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक जा रहे हैं और वहां पर एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें शरद पवार जो है वो किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। ये बात पर सभी सहमत नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के शराब घोटाले की बात करते हैं। ईडी की चार्जशीट में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नाम का जिक्र है, जिसे लेकर राघव चड्ढा मीडिया में आए और कहा कि न्यूज रिपोर्ट में जो खबरें चल रही हैं उन्हें ईडी ने आरोपी बनाया है वो पूरी तरह से गलत है, उन्हें संदिग्ध भी नहीं बनाया गया है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि बतौर गवाह भी मेरा नाम कहीं नहीं है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। यह सरासर गलत है। और इस वक्त एक नई दूसरी खबर आ रही है गो फर्स्ट एयरलाइंस को लेकर, जिसकी वेबसाइट जो है वो 3 और 4 मई के टिकट नहीं दे रही है। गो फर्स्ट की वित्तीय हालत जो है उस पर सरकार की नज़र है और उस बीच में ये बड़ी खबर आ रही है कि गो फर्स्ट जो है उसकी वेबसाइट पर 3 और 4 मई के टिकट्स जो हैं वो नहीं वो दे रही है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिन लोगों ने पहले से टिकट्स बुक किए हुए हैं उनको क्या रिफंड मिलेगा या उनकी जो यात्रा है उसका क्या होगा, क्योंकि आज 2 मई है और ऐसे में कल और परसों के जो टिकट हैं यानी कि बुधवार और गुरुवार के वो टिकट वेबसाइट पर गो फर्स्ट की मिल नहीं रहे हैं लोगों को, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। और ये फिलहाल खबर आ रही है कि गो फर्स्ट की जो वित्तीय सेहत है उस पर सरकार नज़र बनाए हुए है। तो क्या यही वजह है कि उसकी
जो वेबसाइट है उस पर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई दूसरी वजह है, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो भी यात्री इस पर सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कत ये पैदा आ रही है कि उन्हें 3 और 4 मई के टिकट्स जो हैं वो गो फर्स्ट की वेबसाइट पर नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल इंडिया का हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो जिक्र किया गया वो पीएफआई से तुलना कर दी गई बजरंग दल की, और उसको लेकर अब कोहराम कर्नाटक में मच गया है। ब्रेक के बाद और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, तो एक और झटका यहां पर राहुल गांधी को लगा है। सजा पर रोक की याचिका राहुल गांधी ने यहां पर दाखिल की थी और उस पर फैसला सुरक्षित है। गर्मी की छुट्टी आने के बाद, जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसके बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो यहां पर आपको बता दें, मोदी सर ने मानहानि का ये मामला था जिसमें राहुल गांधी जो याचिका थी उसकी गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। सेशंस कोर्ट में उन्होंने फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन इस मामले में जब वो हाई कोर्ट पहुंचे तब उन्हें अब कोई राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी जो संसद सदस्यता है वो भी जा चुकी है, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद ऐसा होता है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह का। उमाशंकर, क्या यहाँ पर खबर आई है अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है? जी देखिए, हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जज ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो आज और कल में इस पूरे मामले को सुनेंगे और उसके बाद जो फैसला है वो देंगे। अब जिस तरह से आर्गूमेंट दिया गया, पुर्णेश मोदी जो कि इस मामले में कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम जो मोदी हैं उनको उनकी मानहानि की है, इस तरह का बयान देकर। और कई तरह की जो बातें हैं, जो तर्क है वो दिए गए। ये भी कहा गया कि कन्विक्शन के बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो उनको चाहिए कि ये गिफ्ट जो है अपने साथ रखें। क्यों वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में आ रहे हैं और क्यों इसके खिलाफ वो अपील कर रहे हैं, तो इस तरह की दलील दी गई पुर्णेश मोदी के वकील की तरफ से। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखनी शुरू की और उन्होंने इस मामले में राहत मांगी, जिस तरह से याचिका दायर की गई है। लेकिन कोर्ट ने कोई फौरी राहत देने से मना कर दिया और ये कहा है कि समर वेकेशन के बाद इस मामले में अंतिम फैसला वो देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो राहुल गांधी कन्विक्शन के स्टे के लिए पहले सेशंस कोर्ट गए थे, उसके बाद अब हाई कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट में भी कोई फौरी राहत उनको नहीं मिली है। इंतजार करना होगा फाइनल वर्डिक्ट का, जो कि समर वेकेशन के बाद आएगा। शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है, अंतरिम राहत देने से इनकार किया है और फैसला सुरक्षित रखते हुए गर्मियों की छुट्टी के बाद फैसला सुनाने की बात की है। तो अब यहाँ पर इंतजार करना होगा कि क्या कुछ जो है वो हाई कोर्ट के फैसले में निकल के आएगा। यहाँ पर क्या राहुल गांधी के लिए राहत होगी या फिर नहीं, ये उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। और एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं, गो फर्स्ट के विमान 3 और 4 मई को उड़ान नहीं भरेंगे। यहाँ पर एयरलाइंस की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं और गो फर्स्ट की जो वेबसाइट है उसमें 3 और 4 मई के जो टिकट हैं वो यहाँ पर वेबसाइट जो है वो नहीं दे रही है। यहाँ पर बुकिंग रेफरेंस को लेकर जो मेल है वो भी आ रहे हैं, हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर गो फर्स्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जो फ्लाइट है दिल्ली टू कहीं की भी वो जो है वो कैंसिल हो रही है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। तो यहाँ पर ऑपरेशनल वजह यहाँ पर बताई गई है और जो वेबसाइट है गो फर्स्ट की वो यहाँ पर अफसोस भी जाहिर कर रही है टिकट कैंसिल होने का या जो यात्रियों को दिक्कतें पेश आ रही हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जो टिकट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं। यहाँ पर हम जो टिकट आपको दिखा रहे हैं वो 5 मई की है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 और 4 की ही बात नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी दिक्कत आए। दरअसल यहाँ पर खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है उनका बकाये का भुगतान जो है वो गो फर्स्ट नहीं कर पा रही है। वाडिया ग्रुप की है कंपनी गो फर्स्ट और उसकी हालत खस्ता चल रही है, जिसके चलते अब यात्रियों को यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वेबसाइट में 3 और 4 मई की जो टिकट्स हैं वो अब अवेलेबल नहीं है। हम रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता परिमल कुमार का। परिमल, क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं इस वक्त यात्रियों को और क्या कहना है गो फर्स्ट का? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब फ्लाइट की टिकट आप बुक करवाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से बुक करवा के रखते हैं, तो उनके सामने एक समस्या जरूर आएगी। उसका समाधान कंपनी अपने स्तर पर निकाल भी रही होगी, लेकिन तात्कालिक तौर पे ये दिक्कत तो आ ही गई है। जिस तरीके से आप कह रही हैं वो करीब ये जो
पूरी कंपनी है गो फर्स्ट, 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं इसमें जो कर्मचारी हैं, और जो फंड क्रंच की बात हो रही है जिसकी वजह से इनको फ्लाइट का ऑपरेशन जो है वो 3 और 4 को बंद करना पड़ा है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के पास इन्होंने जो है वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर अपील किया है, और साथ में ये भी कहा है कि जो रेगुलेटर है DGCA उनके पास भी ये डिटेल जो है सबमिट, एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल जो है वो कंपनी के सामने एक समस्या तो है ही, लेकिन जो लोग उड़ान भरने वाले लोग हैं उनके सामने भी एक समस्या जरूर आई है। जी परिमल, यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही हैं गो फर्स्ट को लेकर, क्योंकि उसको लेकर ये खबरें लगातार चल रही हैं कि उसकी जो वित्तीय सेहत है वो ठीक नहीं है और सरकार लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। निश्चित तौर पे यही बात है, फंड क्रंच का हवाला दिया गया है, और जो खबर फिलहाल जो आ रही है वो फंड क्रंच, जो पैसे की कमी है उसकी वजह से इनको फ्लाइट का ऑपरेशन जो है फिलहाल रोकना पड़ा है, और इनको इसके समाधान को लेके कोशिश जरूर की जा रही है कि इसका कोई समाधान निकले। और इस बाबत ये भी कहा गया है, जो वारियर ग्रुप की कंपनी है, कि सरकार को भी इन्फॉर्म किया गया है, साथ में DGCA को भी एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, और ये कंपनी की तरफ से भी सीधे तौर पे कहा गया कि 3 और 4 मई को जो है ये फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। लेकिन उसके पहले जो है ये जो NCLT है उसमें ये अपने वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर चीजों को रखने वाले हैं। तो धीरे धीरे देखना होगा कि कैसे ये कंपनी जो है जो इसकी वित्तीय स्थिति है उससे कैसे उभरती है और फ्लाइट ऑपरेशन कैसे आगे बहाल हो पाता है। तो आने वाले वक्त में वो भी जानकारी निकल कर आएगी। बिल्कुल परिमल, यहाँ पर ये भी आप दर्शकों को बता दीजिए कि क्या ये सिर्फ 3 और 4 मई तक का ही मामला है या उसके आगे की जो तारीखें हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारे पास जो एक टिकट का डिटेल है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें 5 मई की तारीख का भी जिक्र किया गया है, जिसके लिए रिग्रेट गो फर्स्ट की तरफ से एक रिग्रेट मेल आया हुआ है कि वही परिचालन संबंधी दिक्कतें हैं जिसके चलते फ्लाइट नहीं चल पाएगी। देखिए, अनुमान को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो 3 और 4 मई को लेकर ही है। लेकिन अगर इसी तरीके की स्थिति बरकरार रहती तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो फ्लाइट का ऑपरेशन है उनको रोकना पड़े। लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि 3 और 4 मई को लेकर स्थिति जो है वो साफ की गई है। परिमल, संक्षेप में आप ये भी बताएं कि क्या ये जो यात्री जिनका टिकट कैंसिल हुआ है इसे गो फर्स्ट इनका रिफंड दे रहा है? देखिए, आमतौर पे हमेशा होता है अदिति कि जब इस तरह की चीजें आती हैं और फ्लाइट ऑपरेटर की तरफ से दिक्कत आती है तो रिफंड जो भी यात्री हैं, क्योंकि उनका कस्टमर होता है और कस्टमर को आप अपनी दिक्कतों का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो रिफंड मिलता भी है और उसके नियम कायदे कानून भी हैं, तो वो रिफंड मिलेगा भी, उससे कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि उन यात्रियों की मुसीबत जो है वो अचानक बढ़ी है, और ऐसी वजह में बढ़ी है जब आप बहुत लंबे समय से टिकट बुक करवा के इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उसका हल भी जो है वो हमेशा फ्लाइट ऑपरेटर निकालते हैं और उसका एक विकल्प भी होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर गो फर्स्ट से जो यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी खबर यहाँ पर आ रही है कि कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है और वित्तीय दिक्कत के चलते 3-4 मई को यहाँ पर फ्लाइट की टिकट जो है गो फर्स्ट की वो नहीं मिल रही है। और ये जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये 5 मई के टिकट है, यानी कि 5 मई के जो टिकट्स हैं वो भी गो फर्स्ट की तरफ से कैंसिल कर दिए गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब क्रिकेट की बात करते हैं। T20 लीग मैच लखनऊ ने बेंगलुरु पर 18 रनों से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो बहस हुई वो वायरल हो गई। मैच के दौरान विराट कोहली अपने ही अंदाज में अपना उत्साह दिखाते नजर आए, अंपायर को दखल भी देना पड़ा। लखनऊ बनाम बेंगलुरु लो स्कोरिंग मैच में कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने की वजह से विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों को लेवल 2 आरोपों का दोषी पाया गया और दोनों पर 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा लखनऊ के तेज गेंदबाज नवीन उल हक पर भी 50% मैच फीस का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। तो दोनों खिलाड़ी जो है वो मैदान पर भिड़ते हुए नजर आए और उसके बाद जो मेंटोर हैं लखनऊ के गौतम गंभीर वो बीच में कूदे और उसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में बहस होती नजर आई। तो सवाल इंडिया का मैं आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।